हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बॉबी सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आपके छोटे से नई परिवार मैं इस भाई बॉबी सर पर। तो जल्दी फटाफट एक बार सभी के सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे और अपनी इस बढ़िया सी क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। जितना बेहतर से बेहतर आप लोग प्रयास इस क्लास के अंदर कर सकते हैं, जितना सपोर्ट और साथ आप इस क्लास में अपने सर का दे सकते हो उतना करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमने ये अपना चैनल बनाया है। ये अपना चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है, ये आप सभी का छोटा सा परिवार है और इसे बस अपनी मेहनत से आगे बढ़ाना है। आप सभी के सामने यहाँ पर दिनों रात अच्छी तरीके से जी जान लगा के मैं आप सभी के सामने मेहनत करूंगा। ये प्रण मेरा है, बस आप सभी को अपना साथ और सपोर्ट और प्यार इस क्लास में दिखाना है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में सबसे बढ़िया पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि यूपी कांस्टेबल के लिए आपके पास एक अच्छी चॉइस होगी अगर आप हमारी क्लासेस को देखते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ, डेली रोज शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है और इस क्लास में हम यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं और टारगेट ही यही है। ठीक है, टारगेट यही है कि यूपी कांस्टेबल के लिए हमने चैनल बनाया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने क्या बनाया है, ये चैनल बनाया है, जिसके लिए पर डे डेली शाम को 7 बजे हम क्या पढ़ा रहे हैं, लाइव यहाँ पर अपनी क्लास चला रहे हैं। ठीक है, डेली शाम को 7 बजे। आप सभी से मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ते हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, फिर कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे बढ़िया मैं पढ़ाता हूं, लेकिन अपना कंटेंट बहुत बड़े बड़े चैनलों को टक्कर दे सकता है। ये बात हमारी है। आप किसी बड़े चैनल से पढ़ते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप एक विद्यार्थी हैं और आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है, तो जब भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी मेहनत देखिए और उस टीचर्स का कंटेंट देखिए कि क्या कंटेंट है। जरूरी नहीं है कि बड़ा चैनल है तो ही अच्छी पढ़ाई होगी, छोटा चैनल है तो अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि जो बड़े चैनल है, जो बड़ी जगह है, वो भी तो कभी छोटी थी, मेहनत करके आगे बढ़े। तो हमने छोटा सा नया परिवार बनाया है, मेहनत मेरी होगी, साथ और सपोर्ट आपका रहेगा। इतना मैं चैलेंज कह रहा हूँ कि आप इस क्लास में आइए अच्छी तरीके से, सभी साथी क्लास में ध्यान दे के मन लगा के पढ़िए, क्लास में फोकस करिए और जी जान लगा के पढ़िए और समझिए चीजों को। ध्यान देखिए, हमारी मेहनत को देखिए, हमारे कंटेंट को देखिए, हमारे पढ़ाने के तरीके को देखिए। मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि आप इस क्लास के दीवाने हो जाओगे और आप हमसे भी यहाँ पर क्लासेस पढ़ोगे, ऐसी मेरी पूरी आपसे उम्मीदें हैं। हम पढ़ा रहे थे, एक 300 प्रश्नों की सीरीज मैंने शुरू करी है, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए मैं इसकी मैराथन क्लास पर डिजाइन हमने किया है। इस मैराथन में हम क्या कर रहे हैं, हमने 300 प्रश्न रेडी करे हैं, यानी अब तक के पुराने पेपर के आधार पर, क्या अब तक के पुराने पेपर के आधार पर, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, पुराने जो पेपर हुए हैं, पुराने पेपरों के आधार पर, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग हमने ऐसे 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो ये 300 प्रश्नों की जड़ी बूटी मैं आपको दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के जो 20 क्वेश्चन आने हैं, वो मुझे उम्मीद है इन्हीं में से आएंगे, मतलब इस तरीके के बनेंगे। इन 300 में जो सवाल पढ़ा रहा हूँ, इन 300 प्रश्नों में जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उन्हीं में से एग्जाम के 20 क्वेश्चन बनेंगे। ये आशंका नहीं है, ये मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है, ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि एग्जाम के जो 20 सवाल होंगे, वो इन्हीं 300 के आधार पर तैयार होंगे, जिसमें मैं आपके लिए 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न पढ़ा चुका हूँ। हमारी परसों मैराथन क्लास हुई थी, आज मैं 101 से आगे चलूंगा। क्या आज मैं क्या करूंगा, 101 से आगे चलूंगा। ठीक है, तो चलते दोस्तों, 300 प्रश्नों की जड़ी बूटी की इंपोर्टेंट क्लास में एक क्लास हमने करा दी है, आज ये दूसरी क्लास है जहां पर मैं 101 से आगे के क्वेश्चन करूंगा भाई। ठीक है, तो आइए भाई, सभी साथियों को एक बार बोलूंगा मैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते भाई, राधे राधे, राम राम, सभी को बहुत बड़ा प्यार और बहुत बड़ा आप सभी को थैंक यू भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं। किसी विद्यार्थी को क्लास में कोई डाउट लगे, देखिए पढ़ने के दरमियान कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी मैं इतना कह रहा हूँ, आप सभी अच्छे से ध्यान दे के, मन लगा के, फोकस करके पढ़िएगा। मैं प्रॉमिस करके चल रहा हूँ, क्लास में एक एक चीज आपकी समझ में आएगी, एक एक चीज को क्लास में आप सीखोगे और मैथ्स बहुत बेहतर होगा आपका इस क्लास से, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, चले, नमस्ते भाई, आ जाओ, राम राम। तो 101 से आगे हम चल रहे हैं, आगे चलते हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे समझदारी के साथ पढ़ेंगे। सवाल ये कह रहा है, क्या एक नंबर दिया गया मेरे पास, वो नंबर दिया गया 4x 4y और 96, ये नंबर किससे डिवाइड है, ये नंबर 88 से डिवाइड है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। सवाल क्या कह रहा है कि आप ध्यान देना बेटा, समझने पर मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, चाहे क्वेश्चन कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान देना कि ये जो संख्या है वो 88 से भाग है, यानी ये जो संख्या है वो 88 से क्या है, भाग है। अब 88 का मतलब होता है 8 और 11 होता है, यानी एक चीज मेरे दिमाग में क्लिक करी कि अगर ये जो संख्या है, प्रश्न कह रहा है कि ये जो दी हुई संख्या है ये 88 से भाग है, और 288 का मतलब होता है 8 गुणे में 11, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई संख्या 88 से भाग है तो वो 8 और 11 दोनों से भाग होगी। आप कहेंगे जी हाँ सर बिल्कुल होगी।
तो भैया हमें ये पता लग गया कि अगर कोई संख्या 88 से भाग है तो वो 8 और 11 दोनों से भाग होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे 8 से भाग करेंगे। और 8 से भाग कब होती है कोई संख्या, जब वाक्य लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होते हैं। तो अगर मैं y को और 96 को अगर मैं 8 से भाग करता हूं तो मैं y का मान क्या पुट करूंगा, 2। सर जी y का मान 2 क्यों पुट किया, मैं बता रहा हूं क्यों किया। जैसे ही y का मान मैं 2 लिखूंगा, संख्या बनेगी 296, है ना। और ये 8 से भाग हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, 8 तिया 24, 8 7 56। यानी कि अगर कोई संख्या 88 से भाग है तो वो 8 से भी होगी और 11 से भी होगी। कोई संख्या 8 से भाग जब होगी जब वाक्य लास्ट के 3 अंक भाग होंगे। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग करने हैं तो y का मान क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसी में काय से भाग करूंगा, अब भाग करेंगे 11 से, ठीक है। तो 11 का नियम क्या है, संख्या उतार लो, 4x 4y का मान 2 और 96। इसे हमें क्या करना है, 11 से भाग करना है। तो अब आपको 11 का नियम पता होना चाहिए कि 11 का नियम क्या होता है, यानी कोई भी संख्या 11 से भाग कब होती है। तो दोस्त मैं आपसे बताऊंगा कि कोई भी संख्या 11 से भाग जब होती है जब उसमें एक छोड़ करके एक अंक को हम जोड़ते हैं। यानी कि ये लीजिएगा, एक छोड़ करके एक अंकों को हम काउंट करेंगे। याद रखना, किसी भी संख्या के अंदर क्या, किसी भी संख्या के अंदर एक छोड़ करके एक अंकों को हम जोड़ते हैं। जो संख्या लिखी हुई है उसमें एक के बाद एक अंकों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 और 4 13 और 4 17, ये तो आ जाएगा 17। और इधर क्या आ जाएगा, 6 और 2 8 प्लस के x, ठीक है ना। किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं, एक छोड़ करके एक अंकों को जोड़ते हैं, जोड़ के उन्हें घटाना होता है और घटा करके 0 या 11 लाना होता है। अब मेरी एक बात आप लोग समझिएगा, अगर मैं 17 में से अगर मैं 17 घटा दूं तो क्या 0 आ जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल वैल्यू सेटिस्फाई है। इस वाली 17 में से मैं यहाँ पर 17 घटा दूं तो वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कभी होगी, जब 17 में से मैं 17 घटाऊंगा। जब 17 में से हम 17 घटाएंगे तो वैल्यू सेटिस्फाई होगी। यानी कि आपको 8 प्लस एक्स को 17 बनाना है, तो एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा आपको, 9। बहुत ही सिंपल सी वैल्यू है। तो 9 और 8 17 हो जाएंगे। पता लग गया कि एक्स का मान 9 और वाई का मान 2। तो यहाँ पुट करेंगे, एक्स का मान 9, वाई का मान क्या होगा 2। तो 2 दूनी 4 और 9 13, कितने हो जाएंगे 13। तो भाई ये जो सवाल बोर्ड पर लिखा गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए भले से प्रश्न में टाइम लग जाए, अभी यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास है, आपको पढ़ाया जा रहा है, अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये कोई एग्जाम नहीं चल रहा कि मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर अच्छी क्लास का मतलब होता है समझना और समझाना, सीखना और सिखाना। मैं अच्छी तरीके से आपको एक एक प्रश्न को, क्लास में प्रत्येक प्रश्न को, एक एक सवाल को अच्छी तरीके से आपके सामने सॉल्व करके, उसे हल करके, उसे समझा के बहुत आराम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा। आप सभी अच्छे से ध्यान दे के मन लगा के पढ़ेंगे, फोकस करेंगे तो क्या होगा, एक एक चीज को आप क्लास में अच्छे से सीखोगे, एक एक चीज क्लास में आपकी समझ में आएगी और सारी चीजें क्लियर होंगी। और मेरा प्रॉमिस है आपको बस क्लास में ये देखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन का कंटेंट चेक करना है। क्लास का कंटेंट की बात करें तो बहुत तगड़ा है, कंटेंट में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। ओके, चलिए आगे चलते हैं, हमारे अगले सवाल की तरफ नजर करते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ठीक है, आइए भाई, सवाल क्या कह रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 6 गुना हो रही है। सवाल क्या कह रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 6 गुनी हो रही है। अगर कोई राशि 6 गुनी है तो मैं कह सकता हूं वो 6 एक बार है। भाई अगर कोई राशि 4 साल में 6 गुना हो रही है, इसका मतलब है 6 गुनी का मतलब क्या है, 6 एक बार हो रही है, यानी कि 6 रुपए एक बार मिल रहे हैं। ओके, अब क्या कह रहा है, तो बताइए कितने साल में 216 गुनी होगी। भाई साधारण सी बात है, 216 गुनी का मतलब होगा 6 3 बार होगी। यानी कि अगर कोई राशि 6 गुनी हो रही है, अगर कोई राशि क्या हो रही है, 6 गुनी हो रही है, तो 6 पर क्या होगी, 1 होगी। और 2 से 16 गुनी हो रही है, यानी 6 पर क्या होगी, 3। तो राशि कितनी हो रही है, राशि का पावर 3 गुना हो रहा है, तो राशि का टाइम भी कितने गुना होगा सर, 3 गुना होगा। यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 12 साल हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का उत्तर है। चलिए आगे देखिएगा, अगले वाले सवाल का उत्तर भैया जी क्या कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई में
अगर एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दें और चौड़ाई में 40% की कमी कर दें। आप सभी जानते हैं कि आयत में 2 वर्चुअल लाइन्स होती हैं, मतलब उनके आर्म्स होती हैं, साइड्स होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। जरा ध्यान दीजिएगा। लंबाई में क्या करना है? लंबाई में 20 की कमी करनी है। लंबाई को 100 से क्या बनाना है? 80 बनाना है। और चौड़ाई को क्या करना है? चौड़ाई को 100 से क्या करना है? चौड़ाई को 100 से क्या करना है? 40 कम करके 60 बनाना है। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई। अगर मैं 0 से काटूं 0, 0 से काटूं 0, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 8 हुआ 2 100 से कितना हो जाएगा? 8 छक 48 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया? 52% हो गया। भाई सीधी और साधारण सी बात है कि अगर कोई वैल्यू 100 से ज्यादा हो रही है तो वो क्या होगी? अगर वो कोई वैल्यू 100 से बढ़ रही है तो वो ज्यादा होगी, 100 से कम है तो क्या होगी? हानि होगी। ठीक है भाई, चलिए कोई वैल्यू क्या होगी? अगर कोई वैल्यू 100 से कम हो रही है, अगर कोई वैल्यू 100 से कम है तो उतने प्रतिशत कम होगी, 100 से ज्यादा होगी तो उतने परसेंट की क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी होगी? तो क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल 100 से 48 हो गया, 52 कम हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं और हमारे अगले वाले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए आगे। दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही हैं। दो गाड़ियों की चाल है 54 और 92। निश्चित तौर पर आज मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको एक अलग ही मजा आएगा। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, कॉल मैसेज किया, सर थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा और धीमे करें ताकि हम चीजों को समझ पाएं। कुछ बच्चों ने बोला कि सर चाहे क्वेश्चन कम हो लेकिन थोड़ा आराम से चलिए, क्योंकि आपका मतलब थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से मतलब ठीक-ठाक होते हैं तो हमें समझना पड़ता है, नोट्स बनाने होते हैं। तो थोड़ा-सा हमने अपनी गति को धीमा किया है, पढ़ाने के तरीके को और बेस्ट बनाया है। तो आप सभी का प्यार है, तो हमारी मेहनत चलती रहेगी दोस्तों। ओके, आओ। पहली बात, अगर कभी भी क्या है कि अगर कभी भी 2 चालों की दिशा विपरीत होती है, चालों को हम जोड़ते हैं, चालों की दिशा समान होती है, उसे घटाते हैं। जब कभी भी 2 चालों की दिशा विपरीत होती है, उसे जोड़ते हैं, समान को घटाते हैं, तो पहली बात तो मैं क्या निकालूँगा? इन दोनों चालों को सॉल्व करेंगे और दोनों चालों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल क्योंकि माइनस होगी, यानी कि 92 माइनस कितना होगा? 54। ठीक है? तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गए तो 8, है ना? और 8 में से 5 गए तो 3, क्या होगा? 38 किलोमीटर पर आवर। ये बात आपको समझनी है। अगर कभी भी 2 चालों की क्या? 2 चालों की दिशा विपरीत है तो उन्हें जोड़ेंगे, समाने घटाएँगे और इसे सापेक्ष चाल कहते हैं। ठीक है? अच्छा, दोनों गाड़ी की लंबाई क्या दे रखी है? एक की तो 400 मीटर है, एक की 360 मीटर है। बताना है कि इन्हें पार करने में कितना समय लगेगा। भाई सीधी और साधारण सी बात है कि 2 गाड़ियाँ हैं, वो दोनों गाड़ियाँ समान दिशा में चल रही हैं। तेज गति वाली गाड़ी धीमी स्पीड वाली गाड़ी को पार कर जाएगी, तो समय क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगी? जो गाड़ी की लंबाई होती है ना बेटा, वो दूरी होती है। तो 400 और 360 क्या होगा? 760 हो जाएगा, दूरी हो जाए। जो गाड़ी की लंबाई है वही दूरी होगी। 760 बटे में क्या होगा? 38 और मैं गुना करूँगा 5 बटे 18 का। सर जी क्यों? अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, गुना करेंगे 5 बटे 18 का। ठीक है? 38 दूनी 76 और 5 चौकी 20, 18 चौकी 72। आंसर क्या होगा? 72 सेकंड होगा। यानी कि जब ये गाड़ियां समान दिशा में चलेंगी, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम स्पीड वाले को पार करेगी और 72 सेकंड कितनी देर लेगी? ओनली फॉर 72 सेकंड का टाइमर ये लेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा गदी आ गया होगा भाई। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्या? अगले प्रश्न में दिया गया है कि अगर x बराबर दिया गया है कितना? 5 प्लस के 2 अंडर रूट 6। तो एक काम करिए, अगर मैं अंडर रूट 6 अंडर रूट एक्स करता हूं, यानी कि ये x का मान दिया गया है, यानी आपके प्रश्न के अंदर ये x दिया गया है,
कि अगर x का मान ये है तो आपको अंडर रूट एक्स निकालना है। तो अंडर रूट एक्स का मतलब है ये जो x की संख्या दे रखी है ना, ये जो x का मान दिया गया 5 प्लस के 2 अंडर रूट 6, हमें इसका अंडर रूट निकालना है। तो मैं हमेशा बताया है, कई बार पढ़ाया है, अगर आपको नहीं पता तो देखिएगा। मैं कह रहा हूँ क्लास में बस आप ध्यान देके पढ़िए और देखिए कंटेंट हमारा ऐसा है, बड़े-बड़े चैनलों को टक्कर दे सकता है, देगा और देना चाहिए और दे रहा है। बशर्ते यही है कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोगों की थिंकिंग बन चुकी है कि जो चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लाखों लाइव आते वहीं जाएँगे। भाई साहब ऐसा तो नहीं है। आप जब विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ने से मतलब है, तो आप ये देखिए कि सामने वाला बॉबी सर की मेहनत कितनी कर रहे हैं। इस छोटे से नया चैनल है, इस छोटे चैनल पे कितनी बढ़िया क्लासेस देकर मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को, अपने लिए और हमारे लिए। और कंटेंट क्या दे रहे हैं, एग्जाम से ओरिएंटेड है या नहीं है। एक ऐसा कंटेंट जिसे पढ़ के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, जो टीचर पेड बैच में पढ़ा रहे हैं बड़े-बड़े चैनल्स पर, वो हम फ्री में आपको दे रहे हैं, ताकि आपका सपोर्ट हमारे चैनल को मिले। सुनिए, अगर कभी भी इस तरीके की वर्गमूल की संख्या हो, उसका तुम्हें फिर से रूट करना पड़े, तो कैसे करेंगे? इस संख्या के आगे वाले के और पीछे वाले के टुकड़े ऐसे करिए कि वो आपस में बराबर बने। यानी कि आगे वाली के टुकड़े, आगे वाली जोड़ के बनेगी, पीछे वाली गुणा करके बनेगी। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि अंडर रूट एक्स का मान कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 2। बोलो मेरे भाई यस या नो? बिल्कुल यस है। तो हमें पता लग गया कि जब हमने वर्गमूल किया तो अंडर रूट एक्स का मान कितना आ गया? रूट 3 प्लस के रूट 2 आ गया, यानी इसका मान आ गया। अब हमें निकालना है 1 बटे अंडर रूट एक्स का। तो यानी कि हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है 1 बटे अंडर रूट एक्स का मान निकालना है। यानी कि जो रूट एक्स है, इस लाइन का ऐसा तरीका आपको इस सवाल का मिलेगा, वास्तव में दीवाने हो जाओगे, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकता आपको, जाके पढ़ लो। जहाँ लाख हजार लाइव, हजार 10-10 हजार लाइव आते हैं ना, वो जाके देखना। क्वेश्चन ये हो सकता है लेकिन ये मेथड नहीं मिलेगा आपको, हमने भी क्लासेस देखी है। ठीक है? यानी जो रूट एक्स का मान दिया गया है ना, इस रूट एक्स को उल्टा करना है। जब किसी वर्गमूल की संख्या को उल्टा करते हैं, तो उसके आंसर का चिन्ह बदल देते हैं। ये डायरेक्ट नियम होता है इसका, ठीक है? जब किसी कोई भी संख्या का मान वर्गमूल में दिया गया है, उसे हमें उल्टा करना है, तो उसके इस चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो ये रूट एक्स का मान आ गया, ये रूट 1 बटे का आ गया। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। जोड़िए, ये तो आ गया रूट एक्स का मान प्लस, और इसका क्या आ गया? अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2। मात्र 2 सेकंड में खत्म हो गया आंसर। कैसे? माइनस से प्लस कटेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2 प्लस के अंडर रूट 3। तो बस यही मेरे प्रश्न का जवाब है, और मैं जाऊंगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो 2 अंडर रूट 3 हमारे सवाल का उत्तर है, यो हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या बनेगा? ए यहाँ पर बनेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधे राधे, राधे राधे जपा करो, प्रभु नाम रस पिया करो। चलो बेटा आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बढ़िया पहला सवाल है कि कोई भी 3 संख्याएं हैं जिनका औसत 22 है। यानी अगर सवाल 3 संख्याओं की बात कर रहा है कि कोई भी 3 संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? ये दिया गया 22। तो इन संख्याओं का योग, यानी इनका टोटल कितना बनेगा? टोटल बन जाएगा 3 गुणे में 22 बराबर क्या बनेगा? 66। बोलो हाँ या ना? ठीक है? यानी कोई भी 3 संख्याएं हैं, उन तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 22, तो इनका टोटल योग कितना बनेगा? 22 से 66 बनेगा। बिल्कुल ओके है। सवाल क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है ना, वो बाकी की 2 संख्याओं की 3/8 है। जो पहली संख्या है, पहली संख्या, वो अन्य 2 संख्याओं की क्या? वो अन्य 2 संख्याओं की 3/8 है, यानी कि 3 अनुपात कितनी है? 8 है। ठीक है? ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो पहली संख्या है, वो अन्य 2 संख्याओं का 3/8 है, यानी 3:8 है। अगर इनका मैं योग करूं तो क्या बनेगा? 11, और 11 का ही मान दे रखा है 66। तो 11 6 66 कितने गुना? 6 गुना। तो बताइए पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 3 है, इसको भी 6 गुना करेंगे, 6 तिया 18। यानी ये रेशियो की पहचान है। क्या ये रेशियो की पहचान है? ये कन्वर्जन मेथड काम करता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है क्या, इसमें कन्वर्जन मेथड काम करता है। ये हमारा क्या है? कन्वर्जन मेथड है। ठीक है? ये हमारा कन्वर्जन मेथड है कि रेशियो कन्वर्जन क्या होता है कि अगर टोटल वैल्यू 6 गुना है, तो अनुपात का रेशियो का प्रत्येक फंडामेंटल, प्रत्येक नंबर क्या होगा अपने आप में? 6 टाइम्स 6 गुना यहाँ पर बनेगा भाई। ठीक है? मजा आ गया होगा क्वेश्चन देख के। आगे चलिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला सवाल बड़ा प्यारा है कि 2 संख्याओं का लासा दिया गया है 60 और मासा दिया गया 4। पहली बात, इस सवाल को करने की देखिए,
जब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब इस तरीके का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो ये मान लीजिए ये पेपर का वो इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आकर के बच्चों के नंबर काटेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये लासा मासा का ऐसा सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने पर बच्चों के नंबर काट देगा। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट पर आधारित है। जिन बच्चों को प्रश्न को बनाने के लिए अच्छे कॉन्सेप्ट और लॉजिक की जानकारी नहीं है, वो इसे गलत कर देंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये सवाल लेंथी बहुत है, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो आइए कैसे करते हैं। मैंने कोई दो संख्या मानी है, ए और बी, उन दोनों का योग कितना दे रखा है 32। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इस प्रश्न में लिखा गया है कि कोई भी दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का योग 32 है, उनका लासा मासा 60 और 4 है। अगर मैं दोनों संख्याओं का गुना करूं तो गुना करके क्या आएगा, जो लासा मासा का गुना करेंगे तो वही आ जाएगा एंड 240। भाई सिंपल सी बात है, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। जिन्हें नहीं पता उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी कमजोर है। अब आपको देखना है कि जब ये सवाल पेपर में आएगा तो इस क्वेश्चन को देख के कैसा कंसेप्ट माइंड में क्लिक करेंगे। कोई भी दो संख्या ए और बी है, इन्हें जोड़ के 32 आ रहा है और लासा मासा 60 और 4 है। तो अगर दोनों संख्याओं का लासा मासा 60 और 4 है तो उनका गुणा करके भी 60 और 4 ही आना, यानी 240 आ गया। अब अपने मन में धारणा बना लो कि दो संख्याओं को जोड़ के 32 आ जाए और गुणा करके 240 आ जाए, लासा 60 आ जाए, मासा 4 आ जाए। चार चीज चेक कर लो कि जोड़ के 32 आएगा, गुणा करके 240, मासा निकालेंगे तो 4, लासा निकालेंगे तो 7। ऐसी संख्या कौन सी है? तो मैं कहूंगा ऐसी पहली संख्या तो कौन सी है, 20 है, और दूसरी संख्या क्या है, 12 है। देखो इनका गुणा करेंगे 240 आएगा, जोड़ेंगे तो 32 आएगा। इन दोनों में कॉमन कौन है, 4, तो 4 मासा होगा। इन दोनों का लासा क्या होगा, 60 होगा। इनका अंतर पूछा गया है तो अंतर क्या होगा, 8। यानी कि चलेंगे हम किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, अभी तो छोटी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप इस सवाल को इसी मेथड से लगाएंगे, क्योंकि हमें चार चीजें दिमाग में आ रही हैं कि जब भी दो संख्याओं गुना करके 240 आएगा, जोड़ के 32 आएगा, ऐसे फैक्टर काउंट कर लो। फिर देखोगे उनका मासा 4, मासा का मतलब होता है जो नंबर कॉमन हो, जो फैक्टर आपने माने हैं उनमें कॉमन वैल्यू 4 होना चाहिए, तो वो वेरीफाई कर देगा अपनी नंबर्स की वैल्यू को। ठीक है, तो 20 और 12 का मासा क्या होगा, 4, डिफरेंस कितना होगा, 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिएगा आज का सबसे टफ क्वेश्चन। ठीक है, टफ इन द सेंस सबसे कैलकुलेटिव सवाल आपके बोर्ड पर है, इससे कैलकुलेटिव सवाल कोई हो ही नहीं सकता। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है क्या, ये वो क्वेश्चन है जो वास्तव, जैसे ये तो इजी था और तब जाकर के कंसेप्ट के बेसिस पर टफ था। ये सवाल क्यों है, ये वास्तव में टफ है। ये क्वेश्चन इजी वाला टफ नहीं है, ये क्वेश्चन वास्तव में कैलकुलेटिव है और टफ भी है। लैंग्वेज के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर, मेथड के आधार पर, ये सभी तरीके से क्वेश्चन टफ है। तो ये हाई लेवल क्वेश्चन है जो एग्जाम में बना के आपके टाइम को बिगाड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि एक स्मार्ट तरीका इसका क्या हो सकता है। मेरे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है कि x को इन चारों संख्या में जोड़ेंगे तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। अब लॉजिक सुन लो, जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है कि संख्याओं को कोई चीज जोड़ के, अभी x जोड़ रहा है, घटा भी सकता था। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आपके लिए बन रही है कि संख्याओं में या तो कुछ जोड़ के या तो कुछ घटा के, अगर वो संख्या समानुपाती, मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर कभी भी प्रश्न में ऐसी कंडीशन बन रही है कि संख्या में या तो कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं, यानी या तो x जोड़ें और या x घटाएं, यानी दी गई संख्याओं में कुछ जोड़ के या कुछ घटा के अगर वो संख्याएं समानुपाती हो रही हैं तो उसका मान कैसे निकालते हैं, किसका, x का। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पहला गुणे में चौथा और दूसरा गुणे में तीसरा। तो हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे 35 गुणे में 2 और 30 गुणे में कितने होंगे, 3। पहला गुणे में चौथा और दूसरे गुणे में तीसरा, इनका अंतर कर लेंगे। जब x को जोड़े या घटाएं, कभी भी ऐसा सवाल मिले कि x को जोड़ के या x को घटा के अगर वो संख्या समानुपाती बना रहा है तो समानुपाती की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। जिनको आपने गुणा किया उन्हीं को जोड़ दो, 35 और 2 कितना आएगा, 37, ये कितना आएगा, 33। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 90 बटे में क्या होगा, 4, है ना। तो ये आ जाएगा 20 बटे में 4 और 20 बटे 4 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 5, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस संख्या को जोड़ के ये समानुपाती हो रही है, अगर कभी भी संख्याओं को समानुपाती बनाना है
तो समानुपाती बनाने का ये नियम होता है, ये वो वैल्यू होती है जो जोड़ के घटा के आती है। तो 5 पुट करोगे, x का मान 5 रखोगे तो 5 और 7 क्या होगा 12, 5 रखोगे तो 5 में से दोगे तो 3, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 36। वो कह रहा है कि मध्य समानुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा, इनका वर्गमूल ले लो तो आंसर कितना आएगा 6। आंसर कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। क्या बनेगा भाई, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का फाइनली क्या होगा, सही जवाब बनेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी यहां पर बनेगा। आगे चलते हैं। चले आगे, चलिए सभी साथियों से, भाई देखो बार बार बोलने पर टाइम खराब होता है, क्या ही मतलब है। मैं आपसे निवेदन करके कह रहा हूं, जितने बच्चे भी क्लास के अंदर हैं, जिन बच्चों को ये पता है कि बॉबी सर अपने चैनल पर पढ़ाते हैं, वो यार क्लास में लाइव आ जाया करो यार। ऐसे करके ही तो हिम्मत बनेगी पढ़ाने की, वरना तो फिर यही है कि जब कुछ मिलेगा तो नहीं। भाई आप भी जानते हैं, कुछ मिल तो यहाँ से रहा नहीं है हमें, बस हम आप सभी के लिए सेवाएं कर रहे हैं। क्या हम आप सभी के लिए क्या कर रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं। अभी सेवा में जब आपका साथ भी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, आगे चलते हैं। टुमटुमी, चलिए अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या होगा। सभी साथियों से निवेदन है, एक बार क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें और अपने दोस्तों तक बताएं। आइए पहला क्वेश्चन क्या है कि दो मिश्र धातु हैं ए और बी, इनमें तांबे जस्ते का अनुपात है 3:4 और 5:9। ठीक है, अगर ये तो कौन है, देखिए ये तांबा जस्ता दे रखा है 3:4, यानी मिक्सचर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, 5 और 9 मिक्सचर कितना हो गया 14 हो गया। सवाल क्या रहेगा, इन दोनों को 2:3 में हमें क्या करना है, हमें सी में मिलाना है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, धातु ए में कितना माल दे रखा है, धातु ए में जो माल दे रखा है वो दे रखा है 3 अनुपात कितना 4। ठीक है, और धातु बी में कितना माल दे रखा है, ये दे रखा है 5:9। सबसे पहली बात है, वो सवाल कह रहा है क्या, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए बी को मिला के क्या बनाना है, सी बनाना है। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। अब मैं लॉजिक बताता हूं, जब कभी भी दो मिक्सचर होते हैं, जब कभी दो मिक्सचरों को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी टोटल क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, ये मिक्सचर का नियम होता है। ठीक है, जब कभी भी दो मिक्सचरों को आपस में मिलाया जाता है तो मिक्सचर की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिक्सचर क्या होगा, 3 और 4 कितना होगा 7, यहाँ कितना होगा 14, यानी कि मिक्सचर की क्वांटिटी बराबर नहीं है। तो आइए बराबर करते हैं। तो अगर मैं ऊपर 2 का गुना कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा भाई, ऊपर गुना कर 2 का, नीचे गुना कर दो 1 का, बिल्कुल बराबर हो जाएगा कि 2 सत्ते 14 और 14 एकम 14। आइए गुना कर दिया। लेकिन एक बात और कह रहा है, लेकिन वो एक बात और कह रहा है क्या, कि जो तुम गुना जब तुम इन्हें मिलाओगे ना तो मिलाने वाली वैल्यू 2:3 होगी। वो कह रहा है कि जब इन दोनों मिक्सचरों को ए और बी को तुम मिला के सी में डालोगे तो वो जो मिलाने वाली वैल्यू होगी वो 2:3 होगी, यानी यहाँ पर गुना होगा 2 से, यहाँ पर गुना होगा 3 से। इनडायरेक्टली क्या होगा, इनडायरेक्टली क्या होगा, यहाँ तो 4 से गुना होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा 3 से गुना। तो आइए गुना करते हैं। गुना करेंगे तो क्या होगा, ये होंगे 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये होंगे 3 पंजे 15 और 3 नाम कितने 27। ठीक है, ये कौन हो गया, ए मिक्सचर हो गया, ये कौन हो गया, बी मिक्सचर हो गया। इन्हें मिला के हमें सी बनाना है। तो आइए मिलाते हैं, मिलाइएगा। 7 और 6 13, ये हो जाएंगे 4, 5 और 2 7, ये हो जाएंगे 27। तो 27:43 मेरे सवाल का जवाब है। जिन प्यारे विद्यार्थियों का, ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप कभी भी जब भी मेरी क्लास में आप आए तो आप ये सोच के ना आए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये सब ध्यान ना दें। ये सब आप ध्यान दोगे तो आप परीक्षाओं में फेल होते रहोगे, कुछ भी नहीं हो सकता आपका। इतना तो आपको किसी से बड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन का मतलब हमारी जो क्लास में जो कंटेंट हम देते हैं ना, वो महज आपके लिए क्लास हो सकती है, लेकिन मेरे लिए 4-5 घंटे की मेहनत होती है। तो कंटेंट में तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं मतलब ठोक के लाख रुपए की शर्त रख के चैलेंज कर सकता हूँ, कोई मतलब कंटेंट में कमी निकाल दे। कंटेंट तो लाजवाब होता है। आप कभी भी कंटेंट के बारे में सोच के मत पढ़ा करिए। आप बस ये देखा करिए कि जो बंदा सर जी पढ़ा रहे हैं वो हमें समझना है,
क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना, हमको मूल्य टीचर से ये सीखना है, क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है, क्वेश्चन को डील कैसे करना होता है, वो डीलिंग सीखनी है आपको क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हमारे अगले वाले प्रश्न को थोड़ा सा दिमाग में रख के चलते हैं। फटाफट एक बारी आएंगे सगड़ानू, क्या फटाफट एक बारी आएंगे सगड़ानू मारे सवाड़ को उत्तर काड़ी हो जाड़ को, ओके भैया, ओके भाई कड़ियाला। सवाल क्या कह रहा है, अब आगे आयु का सवाल। फिर कह रहा हूं आप तो ये देखना कि प्रश्न को डील कैसे करना है। कंटेंट तो शानदार है, पढ़ने वाले बच्चों को कुछ जानना ही नहीं है, बस आप ये देखिए कि क्वेश्चन को कंटेंट को डील कैसे करना है, एग्जाम के हिसाब से सोचना कैसे है। मतलब आप जब तक टीचर की तरह नहीं सोचोगे, आप क्वेश्चन कितने ही टफ पढ़ लो सरल पढ़ लो, क्योंकि पेपर में कैसा भी सवाल आ जाए, करने सारे ही पढ़ते हैं, तो आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए, एक साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। यहाँ बात आ रही है ए और बी के बारे में। एक साल पहले यानी कि -1, एक साल पहले प्रश्न क्या कह रहा है, एक साल पहले यानी कि -1, और अब कह रहा है कि 3 साल के बाद यानी कि +3। पहले सवाल को पढ़ना, वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है। आप देखिएगा कि आयु के सवालों का एक ऐसा तरीका जो दीवाना बना देगा आपको, मेथड है ना। एक साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था, लेकिन 3 साल के बाद कितना हो गया, 6 अनुपात क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब मेथड देखिएगा, कभी भी ऐसा सवाल पेपर में आता है, अगर कभी भी आयु का सवाल आपके एग्जाम में आता है कि इतने साल बाद अनुपात ये बनेगा, इतने साल पहले अनुपात ये था, तो क्वेश्चन डील कैसे करोगे, ऐसा तरीका बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। अब ये देखिएगा, अब ये देखिए कि ये जो अनुपात आपने बनाए हैं, ये अनुपातों में कितने का अंतर आ रहा है, 3 और 5 में 2 का अंतर आ रहा है, 4 और 6 में 2 का अंतर आ रहा है। यानी जो अनुपात हमारे बने हैं ए और बी के, इनके अनुपातों में 2 का अंतर है, और 2 का मान कितना दे रखा है, 3 और 1 4। इनमें कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, यानी 2 का ही मान 4 है, यानी अनुपात कितने गुना है, 2 गुना। ठीक है, यानी अनुपात कितने गुना है, अनुपात सर जी 2 गुना है, इसका मतलब है अनुपात तो 2 गुना है। अगर मैं इस वाले अनुपात को 2 गुना कर दूं, अगर मैं इस वाले अनुपात को 2 गुना कर दूं, तो ए की उम्र क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, और बी की उम्र क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6। यानी अगर मैंने ए और बी की उम्र को निकाला, अगर मैं केवल ए और बी की उम्र की बात करता हूं, -1, यानी कि 1 साल पहले ए और बी की उम्र कितनी आ गई, 8 और 6 आ गई। अगर मैं आज की बात करूंगा, आज, तो इसकी उम्र भी 1 बढ़ेगी, इसकी उम्र भी 1 बढ़ेगी, यानी आज हो जाएगी 9 और कितनी हो जाएगी, 7। वो कह रहा है कि 9 साल के बाद क्या होगी, मैं 9 साल बाद की बात करूंगा, तो 9 यहां जोड़ूंगा, 9 यहां जोड़ूंगा, तो 9 और 9 18, 18 अनुपात कितनी हो जाएगी, 16। तो 2 नाम 18 और 2 अट्ठी 16, यानी कि 9:8 मेरे सवाल का उत्तर है, और मैं जा रहा हूं ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि 1 साल पहले मेरी उम्र 8 और 6 थी, तो आज कितनी हो गई, आज 1-1 साल बढ़ गई, यानी कि 9 से 7 हो गई। वो 9 साल बाद की बात कर रहा है, यार दोनों में 1-1 अनुपात और बढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो 9:8 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं ये उम्मीद करूंगा कि क्लास में आपको मजा आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए, सभी साथियों से विनम्र विनती के साथ निवेदन है कि जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, भाई सारे बच्चे लाइक कर देना, और जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया, वो क्लास को शेयर कर दें। आपसे निवेदन है कि जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें, क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर दें, और देखें कि क्या कंटेंट है, क्या लेवल है, क्या चीज आप सीख सकते हैं। बेहतर से बेहतर कोशिश करें अच्छा करने की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। ए और बी ने अपनी यात्रा एक्स से बाई तक और बाई से एक्स तक पहुंचनी शुरू करी, यानी कि ए और बी है, ए और बी अपनी यात्रा कर रहे हैं। ए तो जा रहा है एक्स से बाई तक, और बी जा रहा है बाई से एक्स तक, यानी कि दोनों की दिशा विपरीत है। ए और बी अपनी यात्रा ऐसे कर रहे हैं, एक्स से बाई और बाई से एक्स, तो उनकी दूरी क्या है, वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। अच्छा, इनका टाइम कितना है, इनका जो टाइम दे रखा है वो ये दे रखा है, बताना है कि चाल क्या होगी। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, नई चीज, मैं इस बात का, देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं दुनिया में सबसे बढ़िया नहीं पढ़ाता हूं, ये मेरा ओपन चैलेंज है। मतलब कोई माई कलाल चैलेंज में गड़बड़ नहीं कर सकता, मतलब कंटेंट में। मतलब जब भी आप हमारी क्लास में आएंगे, तो कुछ ना कुछ नया तो पाएंगे ही पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे लॉजिक, जैसे अभी चल रहा है। कहानी क्या है,
कहानी है क्या, अगर कभी भी दो व्यक्ति अगर कभी दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में किसी दूरी को तय कर रहे हैं, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक ही दूरी को एक निश्चित दूरी को तय कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक ये होता है क्या, उसका लॉजिक होता है क्या कि ए की चाल बटे बी की चाल। ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिएगा, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं इस सवाल का, है ना, इस सवाल का इससे बेस्ट मेथड आपको यूट्यूब पर मिलने का नहीं है इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो कंसेप्ट ये है कुछ इस तरीके से। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कुछ ये है, जिस ये लीजिए, लॉजिक क्या था, लॉजिक से पहले कंसेप्ट समझ लो, लॉजिक सुन लो। अगर कभी भी मतलब ए कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दो चाल एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो दो चालों का उनके समय से संबंध होता है जब दूरी फिक्स होती है ये। तो एक की चाल क्या दे रखी है, एक की चाल निकालनी है, बी की चाल दे रखी है 28 बराबर, अब बी का समय कितना हो गया 8 बटे ए का समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 सही 1 बटे 8, यानी 8 से 48 और 1 49 बटे 8, ये हो जाएगा 49 बटे में कितना होगा 8, इस 8 को ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 64 बटे में कितना होगा 49, इसका लेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 8 बटे में कितना होगा 7। अब मैं कहूंगा कि ए बटे में 28 बराबर 8 बटे में कितना होगा 7। सॉल्यूशन क्या होगा, 7 चौके 28 और 4 अट्ठे 32, यानी कि ए बराबर क्या होगा 32 होगा। यानी कि इस सवाल में एक की चाल पूछी थी, तो भैया एक की चाल क्या होगी, सर एक की चाल क्या होगी 32 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, यानी 32 किलोमीटर पर आवर हमारे क्वेश्चन का सही जवाब यहां पर बनेगा भाई, ठीक है। क्या होगी 32 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे सवाल का उत्तर है, ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, हमारे अगले वाले सवाल को ब्रेक करते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या होगा। याद रखना अगला वाला क्वेश्चन है सरलीकरण का। क्या, जब भी इस प्रकार की संख्याओं को सरल करने का प्रश्न आता है तो ये सवाल सरलीकरण का होता है, इसे बोर्ड मास से हल करते हैं, कैसे, इसे बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं मार्क लगा रहा हूं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर तो करेंगे भाग को सॉल्व, यहां करेंगे का को सॉल्व, फिर करेंगे ये 4 वाला का, ये 4 एस 4, ओके आ जाओ करते हैं। 9 गुणे में 6 बटे में कितना हो जाएगा 24, ओके, फिर प्लस के 8 डिवाइडेड बाई 2 बट 2 2 5 10। अगर मैं का को हल करूंगा पहले तो क्या आएगा 5 2 10 आएगा, यानी ये हो जाएगा 8 बटे में 10, यानी इसको लिख सकता हूं मैं क्या, ये हो जाएंगे 8 बटे में आपके 10। आगे चलेंगे तो क्या आएगा माइनस के 30 आएगा, और डिवाइडेड बाई आएगा 4 का 4, यानी कि 4 चौकी 16 आएगा, यानी कि इनडायरेक्टली 30 बटे 16 करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। फिर प्लस में आएंगे, ये हो जाएंगे 27 प्लस के 5 क्या होंगे, ये होंगे 27 गुने में 5 और बटे में क्या हो जाएगा 9। याद रखना, हालांकि हमने कई बार पढ़ाया, मैं फिर बता रहा हूं, अगर कभी भी इस प्रकार की सरलीकरण का सवाल आता है, कई सारी संख्याओं को कैलकुलेट करने का, तो वो बोर्ड मास का सवाल होता है, ठीक है। आइए कैसे करेंगे, 9 तिया 27 और 6 चौके 24, देख लो जहां जहां नंबर कट सकता है वो बढ़ा के देख लो। अब 2 चौके 8 एंड 2 पंजे 10, 2 से 15 बार, 2 से कितनी बार 8 बार। अब आ जाओ, ये हो जाएंगे कितना, यहाँ पर तो हो जाएगा 9 बटे में कितना 4 प्लस, यहाँ हो जाएगा 8 बटे में 5 माइनस, ये हो जाएगा 15 बटे में कितना 8, और ये हो जाएगा प्लस के 5 थी 15 बटे में कितना 1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 40 एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा 40 एलसीएम आएगा। अब देखिए 40 एलसीएम को सॉल्व कैसे करेंगे, 4 दाड़े के 40, 10 नाम 90 प्लस के 5 अट्ठे 40, 8 अट्ठू 64 माइनस के 8 पंच 40, 15 5 75 प्लस के 15 चौके 60 कितना हो गया 600। ठीक है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हल कर लिया, अपने जोड़ लें, तो जोड़ेंगे किस किस को, अगर मैं 90 में से 75 को माइनस कर दूं तो 15 बचेंगे, तो 615 और 64 क्या होंगे, 615 और 64 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 7 679, यानी ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 679 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 40। ना ही नंबर कट रहा, ना ही आपका उत्तर ऑप्शन में है, यानी कि मैंने गलत पढ़ा दिया, ये मैं मान के चलूंगा। अब क्या गलत पढ़ा दिया जरा चेक करना पड़ेगा।
इंग्लिश में तो गलती है ही, इंग्लिश को तो छोड़ ही देना आप लोग ऐसे सवाल में। क्यों भाई, क्या गड़बड़ हो सकती है? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन में से है, क्वेश्चन तो गलती नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि मामला रच क्या रहा है। 4 दाड़े के 40, 10 नाम 90, 5 अट्टे 40, 8 अट्टू 64, 40, 15 5 75, 15 चौक 60, 600 आ गया। इन्हें जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 690 और 64, ये जोड़ना जरा। 690 और 64, 4 9 6 15, 754 में से घटा देंगे 75, 14 में से 5 गए तो 9, और ये 7, 679/40। बात तो सही है यार, क्वेश्चन भी सही किया है। देखो, एक चीज हो सकती है यहाँ पर। एक चीज, अभी जो सवाल है, सवाल गलत नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, अभी जो सवाल है उसका आंसर तो यही आएगा। अब एक जगह है कि यहाँ पर इसमें क्या रखा है, 5/9। अगर मैं यहाँ पर 5/9 मानूं तो ये हो जाएगा कितना? नहीं बनेगा, इससे तो यही आएगा। अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, बाकी आगे जाके देख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी तो जो है यहाँ बनने के चांसेस में देख लेंगे, बल्कि हम अभी हमसे पूर्ण रूप से नहीं मान रहे हैं। हम इसे काट के जो है यहीं पर आंसर बनेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर चीजें इधर-उधर हुई हैं। चेक कर लेंगे, तब तक अगले सवाल पर चलते हैं, क्योंकि टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। आगे चलेंगे, ठीक है ना? अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए फटाफट देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कार्यशाला में कुल कर्मचारियों में 5/8 पुरुष हैं, बाकी की महिलाएं हैं। ध्यान देना, जब भी ऐसे बटे के सवाल मिले, जब भी कभी भी इस प्रकार की बटे की संख्याओं के सवाल मिलते हैं, तो नीचे की जो संख्या है ना, वैल्यू, हमेशा इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा, तो यानी कि वैल्यू 120 पे चलेगी। अब ध्यान रखना, सवाल क्या कह रहा है, एक कंपनी में कुल कर्मचारी हैं, ये नहीं पता कितने कर्मचारी हैं। तो ध्यान रखना, मैंने किसी कंपनी में कितने कर्मचारी माने हैं, टोटल। क्या मैंने किसी कंपनी में क्या करा है, कुल कर्मचारी। क्या एक कंपनी में कर्मचारियों की बात हो रही है, एक कंपनी में कुल कितने कर्मचारी माने हैं मैंने, एक कर्मचारी मैंने माने हैं कितने, 120 माने हैं, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, कुल कर्मचारियों में 5/8 कर्मचारी पुरुष हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, मेल की बात करता हूं मैं, फीमेल की, तो मेल कितनी है, 5/8। तो फीमेल कितनी होंगी, 3/8 होंगी, ठीक है। तो 15 5 75, तो 75 तो कौन हो गई, मेल। और फीमेल कितनी हो गई, 45 हो गई। ये आप समझ के चलिएगा। यानी किसी भी कार्यालय में अगर टोटल कर्मचारी मैंने कितने माने हैं, 120 माने हैं, तो उनमें से क्या हो गया, उनमें से क्या हो गया, उनमें से अगर 5/8, अगर 120 में से 5/8 पुरुष हैं, यानी कि 75 पुरुष हैं, तो महिला कितनी होगी, बाकी की 3/8 यानी कि 45 हो गई। सवाल क्या कह रहा है, 2/5 भाग पुरुष गैर तकनीकी कर्मचारी हैं। क्या गैर तकनीकी कर्मचारी हैं, ध्यान रखना। दो बट क्या 2/5 पुरुष गैर तकनीकी है, गैर तकनीकी का मतलब नॉन टेक्निकल। ओके, अब ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो तुम्हें करना क्या होता है, मैं लॉजिक बताता हूं। तुमसे पूछ रहा है कुल कितने कर्मचारी क्या है, टेक्निकल हैं, यानी कि 2/5 पुरुष गैर तकनीके, यानी 5 में से अगर मैं 2 को घटा दूं 3/5 बचा, यानी कि टेक्निकल वाले कितने हो गए। अगर मैं नॉन टेक्निकल, यानी कि 2/5 नॉन टेक्निकल है, तो 75 में से टेक्निकल कितने होंगे, टेक्निकल होंगे बाकी के 3/5। अगर महिलाओं की बात करूं, महिलाएं क्या है, 2/3 टेक्निकल हैं, तो महिलाओं को 2/3 ही रहने दीजिएगा, ठीक है। तो महिलाएं क्या है, 2/3 टेक्निकल है। सॉल्व करते हैं, 15 5 75, 15 से 45, 45 तो टेक्निकल हो गए पुरुष, और ये 30 टेक्निकल कौन होगी, हमारी महिला। सवाल कह रहा है क्या, कुल कितने कर्मचारी टेक्निकल हैं, तो कर्मचारी टेक्निकल कितने हो गए, 75। टोटल 75 कर्मचारी टेक्निकल हैं,
टोटल 120 में से, तो 5 से काट देंगे, 15 5 75, 15 8 120, यानी कि टोटल मिलाकर के 5/8 कर्मचारी ऐसे हैं, महिला और पुरुष को मिला के, जो टेक्निकल हैं, यानी कि टेक्नीशियन से जुड़े हुए हैं, नॉन टेक्निकल से नहीं है। याद रखना, यहाँ पर मैंने डाटा लिया है घटा के, यहाँ पर डाटा लिया एज इट इज, क्योंकि ये 2/5 नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल क्या होगा 3/5, लेकिन ये 2/3 टेक्निकल है और मुझे टेक्निकल चाहिए, तो मुझे टेक्निकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इनडायरेक्टली एक रेशियो कन्वर्जन का सवाल हो गया, एक लंबे फॉर्मेट के तौर पर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं, जितना बेहतर ये सवाल है, क्या उतना बेहतर इसका आंसर हो सकता है? यस, बिल्कुल ब्रो, हो सकता है। आइए चेक करते हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 1900 रुपया में कोई पंखा बेच रहा है, लेकिन वो कब 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 बेच रहा है? जब भाई 5% की हानि है, यानी कि पंखा कितने में बेच रहा है? 95 में बेच रहा है। भाई पंखा बेचनो कब है? 20 के लाभ पे, यानी पंखा 120 में भाई बेचनो है, तो 19 पंजी 95, 5 से कट जाएगा 24 बार, 24 से कम 24, यानी पंखा कितने में सेल करेगा वो? सर वो पंखा सेल करेगा कितने में? 2400 रुपया में। ठीक है, यानी पंखा क्या करेगा? वो पंखा सेल करेगा 2400 रुपये में। 2400 हमारे सवाल का क्या बनेगा? राइट आंसर होगा। ओ श्री राधे कृष्ण की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। देखो भाई, बार बार मत बुलवाओ यार, आपसे निवेदन है। आज कितना चीजें अपने दिमाग में, आप खुद कितनी देर से पढ़ रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा कि आज हमने बहुत कुछ सर ने चेंज किया है, बहुत कुछ अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करके, चीजों के साथ चल के कितना आराम से पढ़ा रहा हूँ। और मेरा मानना है कि टाइम लग जाए कितना भी, कम पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे वही जिससे दिन बन जाए, जिससे हमारे पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए फायदा देने वाली क्लास है, इस क्लास से आपको फायदा हो रहा है, ये मेहनत आपके लिए अच्छी हो रही है, क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छी क्लास एग्जाम से पहले, तो इस क्लास को सभी लोग लाइक कर दें और सभी लोग क्या कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बस अगर जितने विद्यार्थी भी क्लास के अंदर हैं, वो सब मिलकर के एक एक बच्चा जोड़ दें क्लास में अपने घर, एक एक स्टूडेंट क्लास में ले आए, तो बहुत बेहतर क्लास चली जा सकती है। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 साल में 4 गुनी है। पहली बात, कोई राशि क्या कह रहा है, इस बार सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज पर 4 गुनी है, यानी 100 से कितनी हो रही है? 100 से कितनी हो रही है? 400 हो रही है। ठीक है, यानी कि कितना ब्याज आ रहा होगा? ब्याज जुड़ रहा होगा 300। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये बात बहुत सिंपल है। साधारण ब्याज का मतलब ही क्या होता है? हमने पैसा दिया, ब्याज जुड़ा, नया पैसा तैयार, ये साधारण ब्याज होता है। सिंपल तरीके से ब्याज चलता है। अगर पैसा 7 साल में 4 गुना है, तो 100 रुपए की राशि 400 हो गई होगी, तो ब्याज कितना जुड़ गया होगा? 300। अब कितने गुना कर रहा है? 16 गुना, यानी जो राशि 100 है, अब वो 16 गुना होने पर क्या हो रही है? 1600 हो रही है, यानी अब कितना ब्याज जुड़ेगा? 1500। भाई 1500 ब्याज जुड़ गया, यानी पहले कितना ब्याज था? कितना था? 300। अब कितना है? 1500, यानी कि ब्याज कितने गुना है? 5 गुना। तो टाइम भी कितने गुना होगा? 5 गुना, यानी 35 ईयर होगा। तो भाई जिन बच्चों का उत्तर क्या आ रहा है? हाँ भाई, जिन विद्यार्थियों का आंसर 35 आ रहा है, भाई खुश हो जाइए, एकदम करेक्ट आपका आंसर है। जिनका भी आंसर क्या आ रहा है? 35 आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? डी। भाई खुश हो जाइए। जिनका भी आंसर 35 नहीं आ रहा, उनका झुमका गिर गया आगरा के ताजमहल पर और बरेली के रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका अरे झुमका, अरे झुमका, अरे झुमका झुमका झुमका। कैसा लगा मेरा डांस बताइए? चलिए भाई, आज एक उम्दा मजा आ रहा होगा। जितने बच्चे भी हैं सारे कमेंट करके बताएं कि आज कुछ अलग फील आ रहा नहीं आ रहा क्लास में। आज अलग फील ये आ रहा होगा कि आज हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, और यही हमने सोचा, बच्चों ने बोला है ना इसलिए कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट आपका खूब बड़े-बड़े चैनल से पेड़-कोट जैसा होता है, तो फिर आप ऐसे आराम से पढ़ाया करो ताकि हम नोट्स बना पाएँ। अपने पढ़ाने के तरीकों को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे किया चलते हैं। अब एक लॉजिक बताता हूँ, अगर कोई संख्या ए क्यू माइनस का बी क्यू के फॉर्मेट में है कोई सवाल, तो वहां को आंसर ऑलवेज ए माइनस के बी होगा, खत्म कर दो आंसर। 0.4 विल बी सही उत्तर। भाई सिंपल सी बात है, अगर इसे मानता हूं मैं ए का क्यू, इसे मानता हूं बी यानी बी का क्यू, और मैं लॉजिक कह रहा है मेरा क्या, अगर कोई भी प्रश्न ए क्यू माइनस के बी क्यू के संदर्भ में दिया गया है, उसका आंसर ऑलवेज ए माइनस के बी होता है, यानी कि 0.5 माइनस के 0.1 यानी कि 0.4। अगर कोई प्रश्न ए क्यू प्लस के बी क्यू के संदर्भ में दिया गया है,
तो उसका आंसर ऑलवेज ए प्लस का बी होता है। ये कुछ लॉजिक है एल्जेब्रिक थ्योरम्स के जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, चलिए प्यारे साथियों, अगला सवाल लगाते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, इससे बढ़िया सवाल नो, मतलब कोई चांस ही नहीं है मिलने के। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, जल्दी फटाफट चलिए सवाल क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से बनाइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक सवाल को समझा के अच्छी तरीके से आपकी समझ में एक एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक एक चीज आप सीख रहे होंगे, लॉजिक का कंसेप्ट सब चीज बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में आ रही होंगी, तो बस ऐसे चलना आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2505 में क्या जोड़े कि संख्या पूर्ण वर्ग बने। सीधी सीधी बात है, अगर मैं देखो मेन बात ये है कि कंटेंट तो सर अच्छा है, हमें ये बनाना कैसे होता है। आपको कंटेंट अच्छा और बुरे से मतलब नहीं है, एग्जाम में जो कंटेंट आएगा वो आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे, एग्जाम में सवाल हल करने पड़ेंगे, तब नंबर मिलेंगे, तब सिलेक्शन होगा। तो कंटेंट तो अच्छा है, आप सॉल्यूशन देखिए। अब मैं जा रहा हूं 2505 से पहले यानी कि माइनस, और जा रहा हूं प्लस। मतलब 2505 से पहले कोई वर्ग है गुरुजी, 2500 है जो 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इससे आगे कौन है, इससे आगे क्या होगा, 51 का स्क्वायर होगा। पक्की बात है, अगर ये जो है 50 का स्क्वायर है, यानी अगर मैं 2505 से पहली संख्या लेता हूं तो 2505 से पहले क्या होगा, 50 का वर्ग 2500, तो 2500 अच्छा 2505 से पहले कोई संख्या 2500 है, ये 50 का वर्ग है, तो 50 के बाद 51 का वर्ग आएगा। 51 का वर्ग क्या होता है, बताइए 51 का वर्ग क्या होता है। आइए मैं बताइए 51 का वर्ग कैसे करते हैं। 51 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 1 का स्क्वायर करेंगे 0 1, इन्हें जोड़ देंगे, 5 1 5 2 10 को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 2601 बनेगा। क्या बनेगा, 2601 बन गया, यानी ये बनेगा कितना, 2601। अब सवाल क्या रहा है, जोड़ना घटाना है, सवाल जोड़ रहा है, यानी 2505 के बाद में यही नंबर है जो वर्ग का बनेगा। तो बताइए कितने जोड़े, तो 11 में से 5 के 96 जोड़ने पड़ेंगे, तो बस आ गया सवाल का उत्तर। ठीक है, यानी जब हम 2505 के बाद जाएंगे, जब हम 2505 के बाद जाएंगे तो हमें 2601 मिलेगा जो 51 का वर्ग होगा। वो कब मिलेगा, जब हम 96 जोड़ देंगे। तो बस ये कलाकारी थी, ना तो आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ा, ठीक है ना आपको ये वाला कोई मेथड ही नहीं लगाना पड़ा आपको। मैंने एकदम एकदम बढ़िया परफेक्ट मेथड आपको बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये बिना पेन पेपर का लॉजिक है, बस इसमें लॉजिक मतलब तरीका है, बस लॉजिक की पहचान होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आइए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा सर, 999 1 2 3 4 5 बार है, बाहर निकाल दो। तो अगर मैं 999 को 5 बार बाहर निकालूंगा तो पन्ना 45, पन्ना 45 और 49, और ये 49 कितना आएगा, 4995 आएगा, 4995 आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो आप काट दो, 4995 आ गया। अब अंदर चलते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 और 1/30। अब अंदर का क्या करेंगे, पहली वाले के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 2, और लास्ट वाले के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 5 × क्या होगा 6। ठीक है, इनके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 2, और अभी टुकड़े अपने आप हो जाएंगे, पहले के और लास्ट वाले के कर लीजिए, बाकी टुकड़े अपने आप हो जाएंगे। पहले क्या थे, 1 और 2, अब होंगे 2 और 3, और अब क्या होंगे 3 और 1 4, और अब क्या होंगे 4 और 1 5। तो अगला वाला क्या होगा, 5 और 1 6। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अंदर वाले को, अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे। अंदर वाले को कैसे करेंगे, पहले क्या है, 1 में पहला टुकड़ा ले लो, केवल पहला जोड़ा लो, मतलब पहले वाले जो अंदर की जो पहली संख्या है उसकी केवल जोड़े की पहली संख्या लो, और लास्ट वाले की लास्ट की लो, -1/6 ये कर लो बस। तो क्या आ जाएगा, 9 9 5 और 4, और ये कितना आ जाएगा, 6 कम 6 में से गया तो 5/6। और ये कहां पर नजर आ रहा है मुझे, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैं जाऊंगा डी ऑप्शन के साथ। हाई लेवल क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे ये अंदर वाला मतलब बार 999 को 5 बार कॉमन लेके तो कोई भी कर देगा। जिस विद्यार्थी को अंदर की जो संख्या बचेंगी कॉमन लेने के बाद, जिनका लॉजिक ये लॉजिक नहीं पता होगा, क्या ये लॉजिक अगर नहीं पता होगा तो या तो आप गलत करेंगे, या छोड़ के आएंगे, या बहुत टाइम लगाएंगे। तो ये अंदर का लॉजिक इसमें मेन था कि अंदर जो संख्या बची हुई है कॉमन लेने के बाद उन्हें ऐसे तोड़िए, उनमें एक एक नियम बन जाए, टूट रही है 1 2 3 4, वो गिनती के फॉर्मेट में टूट रही है, और गिनती के फॉर्मेट में तोड़ के क्या होगा, पहली का पहला और लास्ट वाली का लास्ट। ठीक है, चलें आगे, आगे देखिएगा।
इस सवाल में एक चीज देख रही हो, अगर मैं इस सवाल पर पूरा आगे जा रहा हूँ लास्ट पहले से, अगर मैं इस सवाल पे ध्यान दूं और शुरू से लेकर लास्ट तक मैं देखूं कि इनकी जो पावर है ना बढ़ रही है, एक क्रमागत फॉर्मेट में है इनकी पावर। तो अगर मैं पावर को ले लूंगा कॉमन तो अंदर क्या आ जाएगा एक। अगर मैं यहाँ से 4 की पावर 11 को मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर एक रह गया, ठीक है। अंदर रह गया 4 की पावर 1, अंदर रह गया 4 की पावर 2 और अंदर रह गया 4 की पावर 3। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैंने 4 की पावर 11 को बाहर निकाल दिया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ पर 12 में से 11 चला गया तो पावर में 1 रह गया, यहाँ पावर में 2 और यहाँ पावर में 3। आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा 1 प्लस के 4 प्लस के 16 प्लस के 64। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16 और 4 20, 21 और 85 हो जाएंगे, यानी कि 4 की पावर 11 गुणे में 85। हमने कॉमन लिया, इस सवाल को कैलकुलेट किया, हमने कॉमन लिया। जब ये जो सवाल बोर्ड पर दिया गया है, इस सवाल को जब हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके जो कंडीशन निकल के आई, वो निकल के आई 4 की पावर 11 गुणे में 85। अब ये देखिए इनमें से ये किससे भाग है? वो किससे भाग होगा? 17 से भाग होगा, 17 पंजे 85। तो आंसर क्या बनेगा भाई? 17 बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, चलिए। अब आगे देखिए, देखिए भाई आप सभी जानते हैं, मैं कंटेंट की तरफ से मैं क्यों ओपन चैलेंज, माई कलाल का चैलेंज मतलब ओपन चैलेंज मैंने क्यों दिया? क्यों हम जानते हैं, पेपर में कुछ ईज़ी सवाल भी होते हैं, कुछ मतलब इस कंटेंट में कुछ ईज़ी सवाल भी होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे, कुछ टफ और कैलकुलेटिव भी होंगे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी होंगे। मतलब दुनिया के, भारत के प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक शिफ्ट के, हर इंडिया के हर एक एग्जाम में 1 या 2 सवाल ऐसे आते हैं जो सब्जेक्ट के होते हैं लेकिन सिलेबस से परे होते हैं। यानी कि एडवांस मैथ, यानी कि ज्योमेट्री या क्षेत्रफल पर, मतलब ज्योमेट्री जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है रेखागणित जो है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सवाल ज्योमेट्री का है। मेरे प्यारे साथियों, कई बार मैंने बोला है, फिर बोल रहा हूँ। हर एक दुनिया के हर एक एग्जाम में, भारत के प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक परीक्षा में 1 या 2 सवाल सब्जेक्ट में ऐसा आता है, वो सब्जेक्ट का तो होता है, लेकिन वो आपकी आपके क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस में होता है, यानी कि आपके आंकड़ों से बाहर होता है। ये वो सवाल है जिस पर ना तो रिट लगा सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लॉजिक का सवाल है। मैं मानता हूँ कि ये ज्यामिति का सवाल है, ये ज्योमेट्री का सवाल है और ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी इस सवाल को गलत नहीं माना जाएगा, इस पर रेट नहीं, इस पर बोनस नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मैथ में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों को एक 180 डिग्री होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत में 4 भुजा होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं। तो मतलब कि कुछ चीज़ें गणित में ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बेसिक होती हैं, तो वो उन पर ये सवाल है। चलिए, तो ये आपका वो बेसिक सवाल है, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, एक पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लिखेंगे क्या? 2x माइनस के 8 प्लस 2x प्लस के 18 प्लस के 6x बराबर 180। भाई ये बेसिक सवाल है, इस पर क्या रेट लगाओगे? बताओ, रेट लगेगी? आपको मारेगा और एग्जामिनर कि गधे पेपर दे रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 6 और 2 8, 10x हो गया। 10x 18 में से 8 गए तो प्लस के 10 बराबर 180। इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 10x बराबर 170, यानी कि x बराबर क्या होगा? 17। सवाल कह रहा है कि 3x बताना है, 3 गुणे में 17 यानी कितना होगा? 51। तो बस उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब आप जानते हैं कि
प्रत्येक पेपर के अंदर हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में डीआई का सवाल आता है, डायग्राम का, है ना? भाई आप जानते हैं हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में डीआई का, डायग्राम का सवाल भी आता है। तो हमने अपने पेपर सेट में भी, हमने अपने सेट में भी अपने में डीआई का सवाल रखा है। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे दिया है ना वैसे पेपर में आता है कि प्रश्न संख्या इतने से इतने तक वृत्त चित्र में इस पाई चार्ट में एक परिवार के मासिक खर्चे को दिखाया गया है। आइए चलते हैं, प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। पहला सवाल है, अगर व्यक्ति की कुल आय 50,000 रुपए है तो बताओ किराए पर कितना किया गया। हमें किराया दिखाई दे रहा है 16% है। हमें दिखाई दे रहा है कि एक आदमी की टोटल इनकम कितनी है 50,000। एक आदमी की सैलरी कितनी है 50,000 है। वो इसमें से किराए पर कितना खर्च करता है, 16% खर्च करता है। यानी कि 16 पंज 80 खर्च करेगा। 80 बोले तो कितना होगा 8,000। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ये हमारा आंसर हो गया। जब परिवार की टोटल सैलरी 50,000 है तो किराए पर कितना होगा, 16% होगा। ठीक है, चल अगला सवाल। अगला सवाल तो वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है अगला सवाल, कि शिक्षा पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण कितना होगा। शिक्षा कहाँ है सर, शिक्षा 26% है। डायग्राम को देख के पता लग रहा है कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा इसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि शिक्षा 26% है। 26% का मतलब होता है 26 बटे में 100। भाई 26% का मतलब क्या होता है, 26 बटे में 100 होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसका कोण निकालना है। और कोण की वैल्यू कितनी होती है, टोटल 360 होती है। जीरो से कट गया जीरो। अब क्या होगा, 6 6 36, यानी आंसर के पीछे 6 आएगा। हटाओ हटाओ हटाओ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। ये मैंने सिखाया आपको, ये मैंने सिखाया। अगर आप ये चीज नहीं सीख पा रहे हैं तो गुणा करते रहिए। अब आप मुझसे पूछे कि गुरुजी आप इतना जल्दी गुणा कैसे करते थे, आपको कैसे पता कि इसका गुणा। हमें पता है कि 26 गुणा 36 करेंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन भाई साहब यही तो बता रहा हूं आपके लिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए स्मार्ट अप्रोच, अच्छे कॉन्सेप्ट, नए लॉजिकों का होना बहुत जरूरी है, जो आपको इस क्लास में बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते अगला प्रश्न है, भोजन पर किया गया खर्चा बचत से कितना ज्यादा है। भोजन बचत की बात हो रही है। भोजन 23, बचत 20, तो भोजन बचत से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो भोजन बचत से कितनी, 3 ज्यादा है। किससे, 20 से। गुना करेंगे 100 का, तो 20 पंजे 100, 5 से 15% ज्यादा है। खत्म हो गया, लो जी आंसर। हमें पता है क्या कि भोजन का मान कितना है, 23 है, बचत का मान 20 है। तो भोजन बचत से 3 ज्यादा है, तो 3 की वृद्धि है 20 पर, तो 20 पंजे 100 और 5 से 15% हो गया। 15% हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या होगा। आप लोग मत करिए, हमने पढ़ लिया है कि कांस्टेबल तक तो, यूपी कांस्टेबल एग्जाम तक तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे पढ़ाना, क्योंकि अब लग गया। और एक बात बताऊं बेटा, मतलब अब हजारों, मतलब बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंडिविजुअली बहुत मेहनत करते हैं, अपनी अपने सब्जेक्ट में अपना अपना चैनल चला रहे हैं। लेकिन आप जैसे बच्चों का यही रुझान रहा कि केवल बड़े चैनल को देख के हम पढ़ेंगे, भीड़ के पीछे भागेंगे। तो बहुत सारे मेहनती टीचर जिनसे पढ़ के आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है, बिना पेड बैच लिए फ्री पढ़ के, वो यूट्यूब पर पढ़ाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि बच्चों की मेंटेलिटी खराब हो चुकी है। तो कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, कपड़ों पर किया गया खर्चा अगर 3,000 है तो शिक्षा का मान बताइए। कपड़े का है 15% है, हमें शिक्षा का मान 26 का मान बताना है। आइए, हमें किसका मान बताना है, हमें 26 का मान बताना है। तो 26 से कटेगा वही तो उत्तर होगा। हटाओ हमसे खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी। मत करना सॉल्व, ऐसे सवालों को हल थोड़ी करना होता है, ये सवाल हवा में उड़ते हैं बेटा। उसने कहा क्या कहा, उसे छोड़ दो। उसने पूछा है कि शिक्षा पर कितना खर्चा होगा, शिक्षा का मान कितना है, 26% है। तो जो ऑप्शन 26 से कटेगा वही तो उत्तर होगा। 26 दूनी 5200। लो जी लो, हो गया आंसर खत्म 5 सेकंड में। आइए, सवाल क्या रहा है, क्या कोई राशि हमने उधार दी है साधारण ब्याज पर, वो 3 साल में तो 840 रुपए हो रही है। सवाल क्या कह रहा है, एक राशि क्या हो रही है, 3 साल में हमने उधार दी, तो वो हो गई कितनी, 840। और जो राशि 7 साल की उधार दी, वो कितनी होगी, वो होगी 1200। यानी कि राशि पर कितने साल ब्याज बढ़ा, केवल 4 साल बढ़ा। यानी क्या हो गया, यानी कि 4 साल क्या हो गया, ब्याज बढ़ गया। कितना ब्याज बढ़ गया, बताओ कितना बढ़ गया। भाई कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 360 बढ़ गया। तो 1 साल में कितना बढ़ गया, 90 बढ़ गया। 4 साल में ब्याज बढ़ गया 360, 1 साल में हो गया 90। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 9 तिया 17, 270। यानी हमने क्या किया, हमने x रुपए उधार दिए 3 साल के लिए, उन पर ब्याज कितना मिल गया, 270। और पैसा कितना हो गया, 840। तो पैसा कितना था एक्चुअल में, 840 माइनस के 270,
पीछे 70 आएगा, 570 आएगा। यानी कि वह राशि क्या होगी, मूलधन का मान क्या होगा, 570 होगा। यानी हमने 570 रुपए उधार दिए थे, जिन पर 3 साल में इतना ब्याज मिला, तो वो मिला करके 840 बन गया। इस सवाल का बेस्ट मेथड है, इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। चलिए आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है। चलिए भाई आगे देखिए, अगला सवाल है एबीसी की काम करने की क्षमता। एबीसी कोई काम करते हैं तीनों व्यक्ति, इनकी काम करने की क्षमता क्या दे रखी है, 4:5:6 दे रखी है। सवाल कह रहा है कि तीनों मिलकर के वो 12 दिन में काम पूरा करते हैं, पूरा काम करते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है कि एबीसी तीनों मिलके जब 12 दिन में करते हैं, ऐसा सवाल कह रहा है। आइए, तो एबीसी 6 और 5, 11 और 4 15, 15 काम 12 दिन तक करेंगे तो 180 होगा। 180 हमारा क्या होगा, पूरा काम। अब सवाल क्या कह रहा है, ये काम हमें केवल ए से कराना है, तो 180 जो काम है ए से कराना है, और ए का मान कितना है, 4। तो 45 चौक 180, यानी कि ये जो काम, जो पूरा काम है हमारा, उसे ए कब करेगा, सर जी ए से 45 दिन में करेगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मजा आ गया होगा क्वेश्चन के अंदर भाई, ठीक है। देखो भाई, अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको चाहिए क्लास का पीडीएफ, तो आपको बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम में आपका आज खराब किया नहीं है, मैंने पढ़ाया ही पढ़ाया है, और आज अच्छा कंटेंट भी लाए थे, चीजों को चेंज करके ही पढ़ाया है। ये टेलीग्राम चैनल है बेटा, ठीक है। आप ज्वाइन नहीं करते, लेकिन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये लीजिएगा, ये मैथ्स बाई बॉबी सर के, ये नाम देख लीजिएगा, क्या नाम है, मैथ्स बाई बॉबी सर। क्या, मैथ्स बाई बॉबी सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ मिलेंगी, हमारी क्लास के आपको मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, और सॉल्यूशन के साथ आपको क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये सारी पीडीएफ और नोट्स आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। हमारी जो लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा मैं आपसे बता दूं क्या, इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्या, कि इसके अलावा बता दूं मैं आपको क्या, कि आप मुझे फेसबुक पर, एफबी पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, बॉबी राजपूत, या मैं ठीक है, इस नाम से कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ओके। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप क्लिक कृपया करके इस पर कॉल ना करें, क्या इस पर कॉल ना करें, ये व्हाट्सएप करें केवल। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ भेजना है, मुझे कुछ बात करनी है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, कि x प्लस के 1/x बराबर 5 है, तो बताइए इसका क्यू बताना है। तो क्यू क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका है, इसका क्यू कर दो, और माइनस करके दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 125 प्लस की 15 बराबर में क्या होगा, 140 होगा। तो बस खत्म हो गया आंसर, ऑप्शन में नहीं 140, तो नहीं, माइनस करना है यार, पागल हूं क्या मैं, -15, तो क्या होगा, 110 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल नहीं है, घर की जड़ी बूटी है। ये क्या है बेटा, ये घर की जड़ी बूटी है। क्या, ये घर की जड़ी बूटी है, ध्यान देना। टोटल मैं आपको 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्या, टोटल मैं आपको 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, पुराने पेपर के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर। ऐसे 300 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, और आ सकते क्या, अब पुराने पेपर को देखकर, अपने अनुभव के आधार पर, ऐसे 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से ही आपके पेपर के 20 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें ये क्लास चला रहा हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चन की तो मैंने मैराथन करा दी है, ठीक है। और 28 क्वेश्चन मैंने अब करा दिए। ऐसे कर डेली डेली करके 30-50 क्वेश्चन करके 5-6 दिन में आपके 300 क्वेश्चन निपटा देंगे, और इन्हें आप पढ़ के जाइएगा भाई, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया बेटा, क्लास को लाइक कर देना, शेयर नहीं किया शेयर कर देना, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना क्लास के पीडीएफ और नोट्स के लिए। और डेली रोज शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप क्लास में आए और जुड़े, हमारी मेहनत को सफल बनाएं। जितना आप लोग क्लास के अंदर आएंगे, उतना ही मेरे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, और मेरे लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा भाई, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताना कैसा कैसा लगा। और अभी इसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में
लाइव फॉर्मेट में कई छोटी-छोटी वीडियो आपको मिलेंगी। आप चैनल पर बने रहिए और सभी वीडियोज़ को देखते रहिए। मैं अब पर डे आपको छोटी-छोटी वीडियो डालूँगा और वीडियो से आपको नई-नई ट्रिक सीखने को मिलेंगी। तो अभी चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, बाय-बाय। लव यू गाइस, टेक केयर। कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, आज थोड़ी छोटी रखी है हमने। कल क्लास थोड़ी लंबी होगी, 4-5 घंटे 3 घंटे तक जाएगी। तो कल हम लगभग 80 से 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, ठीक है? थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, टेलीग्राम को जॉइन करिएगा और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए। बाय-बाय, नमस्ते।